हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस विजन। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी अगस्टन एज को लेकर के, और अगस्टन एज का वो लास्ट लेक्चर था जहां पर मैंने आपसे पीरियोडिकल्स के बारे में बातें की, जहां पर मैंने आपसे जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स के बारे में बातें की। और यही नहीं, इसके अलावा मैंने आपको जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोज हुआ उस एज में, एक ऐसी एज जिसको मैथ्यू अर्नल्ड ने क्या कहा, एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, उसके बारे में हमने आपसे बातें की। अपनी आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इसके बाद की एज, एक ऐसी एज जिसका नाम क्या है, डॉक्टर जॉनसन और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी कि ये वही डॉक्टर जॉनसन है जिनको हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक फेमस क्रिटिक, एक फेमस राइटर और बहुत कुछ है। एक तो उनका बड़ा नाम किस लिए आता है, एज अ लेक्सिकोग्राफर में। क्या है? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है इसका मतलब? अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, डिक्शनरी को कंपाइल करता है। और यही क्या हुआ था इस टाइम पे कि 1755 में, 1755 में सैमुअल जॉनसन पहली इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी को लेकर के आते हैं। एक बहुत फेमस एसे है अ लेटर टू चेस्टरफील्ड। वहां पर एक चेस्टरफील्ड नाम के बहुत रिनोन्ड स्कॉलर थे, और उनको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने इस एसे में क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने उनकी जरा सी भी हेल्प नहीं की इस उनके वर्क में। और बाद में जब वो डिक्शनरी पब्लिश हो जाती है तो बताते हैं कि इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। और बाद में जो लेटर है वो एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था किसको, चेस्टरफील्ड को, लॉर्ड चेस्टरफील्ड को, कि उन्होंने जब नीड थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को तो उनकी कोई हेल्प नहीं की, तो अब वो क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। इस एज का नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अलावा द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी है। आप दूसरा पॉइंट इसमें देख रहे होंगे कौन सा, और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और ये द एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि 100 ईयर्स से, 100 साल से यहां पर रेस्टोरेशन एज के आने के बाद से एक ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था जहां पर कॉमन मैन की, आम आदमी की कोई जगह नहीं थी। एक ऐसा लिटरेचर जो कि इलीट के द्वारा लिखा गया और इलीट के लिए लिखा गया, और कोई भी वहां पर ऐसी चीजें नहीं थी जो ह्यूमन इमोशंस को डिपिक्ट कर सकें। यानी कि भावनाओं को बिल्कुल भी वहां पे रोल नहीं था। इतना ज्यादा प्यूरिटन्स का दबदबा था कि बिल्कुल वो इन सब चीजों को अपने वर्क्स में प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पर डॉक्टर जॉनसन या द एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आप देखेंगे कि जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, कब से, 1785, 1785 से लेकर के 1908 तक, वहां तक जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें क्या हो रहा है कि अब जो पोयम्स आ रही हैं उसमें हमें आम आदमी के लिए एक सद्भावना, एक उसके लिए संवेदना, या आप कह सकते हैं कि उसको लेकर के एक दया सी, मर्सी सी पोयम्स में दिखाई देने लगती है। और यही था एक बहुत फेमस, जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की है, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। वहां पर भी ऐसी बातें हो रही हैं। वहां पर जो नरेटर है बैठा हुआ है चर्चयार्ड में और देख रहा है कि ये बेचारे आम आदमी थे, इसलिए इनकी गणना हम जो है यहां पे, इनका कोई इतिहास नहीं है, ये आम आदमी थे, ये चापलूसी नहीं कर पाए बस, या चापलूसी फ्लैटरी जो है करते तो हो सकता है कि इनका एक अच्छा खासा रुतबा समाज में हो सकता था, लेकिन ये उन सब चीजों को लैग करते थे। आज इसलिए ये क्या हुए हैं, कब्र में दबे पड़े हुए हैं और इनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो ये जो एक तरीके का आप कह सकते हैं जो लगाव था, जो अफेक्शन था, वो अभी तक के लिटरेचर में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और वो डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के आसपास शुरू होता है। 1785 से लेकर के जब 1908 का जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी अब, ठीक है, निकल करके वो समाज से बाहर इनकी पोएम्स का एक हिस्सा बनना स्टार्ट हो गया है। तो आइए देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में कि क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और उसमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी को एक नया मोड़ देती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन की, जिसमें 1745 सबसे पहले
1745। ठीक है, यहीं से ये एज शुरू भी होती है, डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और यहां पर क्या होता है, बैटल ऑफ कुलोडेन, बैटल ऑफ कुलोडेन। और ये क्या होता है, जैकोबाइट्स। जैकोबाइट्स कौन है, ये नाम आपको याद होगा जैकोबाइट्स का, कहां से, ये फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, जो कि एक ओल्ड प्रिटेंडर था। क्या था, ओल्ड प्रिटेंडर। वो यानी कि अपने आप को, सॉरी यंग प्रिटेंडर थे ये, तो ये अपने आप को दिखा रहे थे कि नहीं मैं भी राजा बनने का हकदार हूं। और इनकी जो है लड़ाई किससे होती है, एक प्रिंस होते हैं जिनका नाम होता है प्रिंस विलियम अगस्ट, प्रिंस विलियम अगस्ट। ठीक है, प्रिंस विलियम अगस्त या प्रिंस विलियम आप कह सकते हैं अगस्टस, इनके बीच में ये वॉर होता है। और इसमें ये आप कह सकते हैं लास्ट रिवोल्ट था शासन के खिलाफ। और प्रिंस विलियम अगस्टस क्या करते हैं, इस वॉर में फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, चार्ल्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट को हरा देते हैं। और यहीं से ही लास्ट बार ऐसा हुआ था कि इनके शासनकाल में कोई जैकोबाइट या आप कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक से जुड़े हुए समाज के लोग विद्रोह कर रहे थे। इसके बाद से चीजें बंद हो जाती हैं। अब आगे देखिए, अगला जो इंसिडेंट होता है इसमें विलियम कॉलिंस, विलियम कॉलिंस इनका एक फेमस कलेक्शन आता है ओड्स, विलियम कॉलिंस के ओड्स। ओड्स क्या है मैं आपको बताऊंगा लिटरेरी टर्म्स की क्लास में, पोयम का एक टाइप है, अभी इतना आप जान लीजिए। उनका ओड्स का कलेक्शन आता है 1747, रिचर्डसन का क्लैरिसा। कौन है, सैमुअल रिचर्डसन, सैमुअल रिचर्डसन, उनका कौन सा वर्क आता है, क्लैरिसा। उसके बाद 1748 में, 1748 में टोबियस स्मॉलेट और इनका फेमस वर्क कौन सा, रोड्रिक रैंडम, ये पब्लिश होता है। 1749 में सैमुअल जॉनसन, जॉनसन का मतलब कौन, सैमुअल जॉनसन, और इनका फेमस वर्क द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। और अगले कौन है, फील्डिंग, फील्डिंग मतलब हेनरी फील्डिंग, जो कि क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हैं, उनका वर्क टॉम जोन्स पब्लिश होता है। इसके बाद देखिए 1750, 1750 जॉनसन, जॉनसन वही सैमुअल जॉनसन, इनका फेमस ये क्या है, पीरियोडिकल है, रैम्बलर क्या था इनका, पीरियोडिकल। कल इसके बारे में बात हुई है, पीरियोडिकल्स क्यों जो है फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं। इनका रैम्बलर पब्लिश होना स्टार्ट होता है 1751, 1751 टॉमस ग्रे एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कौन सा, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, दूसरा नाम क्या है, चर्चयार्ड। अब आगे देखिए 1752, 1752 ग्रेट ब्रिटेन स्विचेस फ्रॉम द जूलियन, जूलियन क्या है, वो एक कैलेंडर का टाइप है, जिसे हमारे यहां शक संवत, विक्रम संवत इस तरीके से चलती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जूलियन कैलेंडर से हट करके टू द मॉडर्न जॉर्जियन कैलेंडर पर आते हैं। कहां पर, जॉर्जियन कैलेंडर पे, जो हमारे यहां भी फॉलो होता है। एक तो हमारे यहां इंडियन कैलेंडर फॉलो होता है जो कि विक्रम संवत या शक संवत इस तरीके से चलता था या चलता है। यहां पर अब हम लोग जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब आगे देखिए 1753, 1753 स्मॉलेट, स्मॉलेट का मतलब टोबियस स्मॉलेट, टोबियस स्मॉलेट का कौन सा वर्क, द एडवेंचर्स ऑफ फर्डिनेंड काउंट फैदम, द एडवेंचर्स ऑफ फर्डिनेंड काउंट फैदम, ये पब्लिश होता है 1754। 1754 सैमुअल रिचर्डसन का अगला वर्क कौन सा, सर चार्ल्स ग्रैंडसन, सर चार्ल्स ग्रैंडसन, ये पब्लिश होता है। आगे देखिए 1756, 1756 ब्रिटेन एंड प्रसा अलाय, ठीक है, ब्रिटेन एंड प्रसा, प्रसा कौन थे, प्रसा कौन सी कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जो जर्मनी और पोलैंड इन सबको मिला करके बनी हुई थी प्रसा। और एक बहुत फेमस लीडर हैं, क्या नाम था उनका, बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क लीडर थे। एक ब्रिटेन एंड प्रसा, तो ब्रिटेन और प्रसा अलाय मिलते हैं,
अगेंस्ट फ्रांस, किसके खिलाफ? फ्रांस के ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता बहुत फेमस इंसिडेंट था ये। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता मतलब क्या है? एक सुरंग थी, एक सुरंग। और कौन? नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला यानी इस इंडियन आर्मी ने, सिराजुद्दौला की सेना ने क्या किया था? देखिए, इंग्लिश हेल्ड कैप्टिव, अंग्रेजी सेना को उसमें बंधक बना लिया था इन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल में, उस सुरंग में फोर्ट विलियम, जो कहां पर है? फोर्ट विलियम कलकत्ता, कलकत्ता में, बाय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो उसमें इंडिया के नवाब थे। इंग्लैंड टेक्स कलकत्ता इन 1757, यानी 1757 में इंग्लैंड जो है वो कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन 1756 में क्या होता है? नवाब सिराजुद्दौला जो है वो क्या करते हैं? अंग्रेजों को उस जो है सुरंग में कैद कर लेते हैं, काफी दिनों तक उसमें बंद रहते हैं। 1757, 1757, 7 इयर्स वॉर, 7 इयर्स वॉर शुरू होता है। बैटल ऑफ प्लासी, इसी समय भारत में बैटल ऑफ प्लासी होता है। इंडिया, क्लाइव बिकम्स गवर्नर ऑफ बंगाल। क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या होते हैं? गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते हैं। 1758, 1758 सैमुअल जॉनसन का आइडलर, ये वर्क पब्लिश होता है। 1759, 1759 फ्रांस लूजेस इंडिया। फ्रांस लूजेस इंडिया, ये इंडिया भारत की बात नहीं है, ये इंडिया, ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के पास जो जगह है उनके बारे में बात हो रही है। कनाडा, कनाडा भी वो हार जाता है। जॉनसन पब्लिशेस रेसलास, रेसलास को पब्लिश करते हैं। लॉरेंस स्टर्न बिगिंस पब्लिशिंग ट्रिस्टान सैंडी, ये बहुत फेमस नॉवेल है लॉरेंस स्टर्न का। और वोल्टेयर जो कि एक फ्रेंच थिंकर थे, विचारक थे, उनका वर्क आता है कौन सा? कैंडिड। कौन सा वर्क है उनका? कैंडिड। अब आगे देखिए, 1760, 1760 जॉर्ज सेकेंड डाइज, जॉर्ज सेकेंड की मौत हो जाती है। और जॉर्ज थर्ड एक्सीड्स, उसके बाद उनके, ठीक है, जो बेटे होते हैं जॉर्ज थर्ड, वो वहां के राजा बनते हैं। स्मॉलेट, स्मॉलेट का मतलब टोबियस स्मॉलेट, स्मॉलेट द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ सर लॉन्सेलॉट ग्रीव्स, ये पब्लिश होता है उनका वर्क। 1764 होरेस वालपोल द कासल ऑफ ओट्रेंटो, फेमस गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल क्या होता है? द वर्ड गोथिक कम्स फ्रॉम द जर्मनिक वर्ड, याद रखिएगा, कौन सा? जर्मनिक वर्ड गोथ, ठीक है, GOETH है, गोथ, जो कि क्या है? एक ट्राइब है, एक जनजाति थी वहां की, जो देखने में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल दिखाई पड़ते थे, भयभीत थे। यानी जो ये नॉवेल्स आए, इनसे जुड़े हुए गोथिक नॉवेल्स, उनका जो परमानेंट या जो कह सकते हैं मेन जो है टारगेट था, वो ये था कि आपके अंदर डर को पैदा करना। डर क्या है ये आपको दिखाना। और इसीलिए ये नॉवेल्स अपने आप में क्या करते थे? ये नॉवेल्स अपने अंदर ऐसे ऐसे थीम्स को दिखाते थे जो कि बिल्कुल एकदम से भूतिया माहौल बनाना, धड़ कटी हुई लाशें, जॉम्बीज, वैम्पायर्स, कोई पुराना खंडहर है किला, वहां पर इस नॉवेल की सेटिंग जो है, और एकदम से बड़ा ही सुनसान रास्ता, एकदम से कटीले जगहों से भरा हुआ नैरो पैसेजेस, वहां पे लीड कर रहा कोई किला है, खंडहर, और वहां पे कोई आत्मा है भूत की, उसने किसी हीरोइन को पकड़ा हुआ है। ऐसे थे ये नॉवेल्स। इनका पूरा टारगेट ही था कि आपको क्या करना है? डराना है। तो होरेस वालपोल का द कासल ऑफ ओट्रेंटो, जो कि माना जाता है एक बहुत ही फेमस गोथिक नॉवेल है, वो उस समय पब्लिश होता है। और उसी समय वोल्टेयर का फिलोसॉफिकल डिक्शनरी, कौन सा? फिलोसॉफिकल डिक्शनरी, ये पब्लिश होता है। अब आगे देखिए, 1765, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी अक्वायर्स दीवानी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दीवानी एक सिस्टम को लेकर के आती है, और ये क्या है? द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी कि उसके पास अब ताकत आ गई थी कि वो कर को, कहां से? टैक्सेस को बंगाल से कलेक्ट करने की उसके पास पावर आ गई थी। दीवानी। 1766 ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड,
समझ रहे हैं ना, द विकार ऑफ वेकफील्ड, इसका एल्यूजन द वेस्टलैंड में भी है। When lovely woman stoop to folly, जब लाइन आती है तो ये वहीं की लाइन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, उनका ये वाला वर्क पब्लिश होता है। और एक बहुत फेमस वर्क इनका और है, सी स्टूप्स टू कॉन्कर, सी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये भी इनका बहुत फेमस वर्क है। आगे बढ़ते हैं। 1768 कैप्टन कुक, एक बड़ी घटना पूरे वर्ल्ड में। 1768 में क्या होता है, कैप्टन कुक बिगिंस फर्स्ट ऑफ 3 वॉयजेस टू द साउथ सीज, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बिगिंस, उसकी एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा सा उसका जो है ये एक्सपेडिशन था, स्टार्ट होता है। किंग जॉर्ज थर्ड ने, किंग जॉर्ज थर्ड ने क्या किया, स्पॉन्सरशिप किया इस जर्नी को, वो जो है स्पॉन्सरशिप करते हैं। और यहां पर कैप्टन कुक का पर्पस क्या था कि वो ट्रांजिट ऑफ वीनस, ट्रांजिट ऑफ वीनस को पता लगाने के लिए उसकी ये यात्रा निकली हुई थी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। और ये क्या होता है कि अपनी इस जर्नी में इतना आगे निकल जाते हैं, इतना सक्सेसफुल होते हैं कि 1769 1769 में 1769 में यानी कि 1768 में चलते हैं, 1769 में पहुंच जाते हैं कहां पर, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 1769 में। और यहां पर अभी तक सिर्फ एक आदमी 127 साल पहले, कितने, 127 साल पहले, यानी 1769 में अगर 127 माइनस करें तो 2461, 1642 में, समझ रहे हैं कितना, 1642 में जब इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हुए थे, इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हुए थे, तब पहला यूरोपियन एबेल तस्मान, क्या नाम था उसका, एबेल तस्मान नाम का जो है एक डच, DUTCH, डच जो है नाविक, वो यहां पर पहुंचा रहता है। उसके बाद से वहां तक कोई भी नहीं पहुंचा हुआ था एबेल तस्मान के बाद। लेकिन 1769 में ये बंदा कैप्टन कुक पहुंच जाता है कहां पर, न्यूजीलैंड में। और इसके बाद, ठीक है, वो जो है फिर से अपनी यात्रा न्यूजीलैंड से शुरू करता है और उसी क्रम में वो पहुंच जाता है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। कहां पर पहुंच गए थे, ऑस्ट्रेलिया ये पहुंच गए। माना जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो किसने की, कैप्टन कुक ने। और आपको पता होगा कि इंग्लैंड से जो भी ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो वहां पर किसी तरीके से बंदी बनाए जाते थे, या कोई ऐसे इंसान जो क्या करते थे, किसी ना किसी के ऊपर क्राइम का चार्ज हुआ होता था, तो ऐसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता था। और एक बहुत फेमस नॉवेल है किसकी, चार्ल्स डिकेंस की, डेविड कॉपरफील्ड। वहां पर आप देखेंगे कि लास्ट में कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलियन जो एबॉर्जिन्स हैं, आज वो इसी बात को लेकर के लेमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी पोएम्स में इस चीज को लेकर के लेमेंट करते हैं कि उनकी अपनी कल्चर थी, उनकी अपनी सिविलाइजेशन थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहां पर ब्रिटिश ने आकर के आज पूरा का पूरा इनके सिस्टम को खराब करके रख दिया है। जो भी आज इनका बुरा हाल है वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से है। और आज भी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को उठा करके आप देखेंगे उसके विकिपीडिया पे डाल के, तो वहां का जो मोनार्क है या जो आप रूलर है वो क्वीन एलिजाबेथ को ही दिखाता है। यानी शायद अभी इनकी पूर्णतया आजादी ऑस्ट्रेलिया को आज तक नहीं मिली हुई है, या जो भी बातें इसमें सच हो, मुझे ज्यादा इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 1776 1776 क्या होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस। क्या होता है, अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। इसको छोड़ दीजिए, यहां क्या होता है, 1776 में इनका क्या होता है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। और इसी साल ये क्या होते हैं, आजाद भी हो जाते हैं। 1777 रिचर्ड ब्रेंसली शेरिडान, ठीक है, RB शेरिडान का फेमस नॉवेल द स्कूल फॉर स्कैंडल पब्लिश होता है। अब आगे देखिए, ये थी टाइमलाइन की बातें।
अभी तक हमने आपसे जो बातें की वो टाइमलाइन। अब देखिए इस एज को लेकर के बातें हैं। द एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। वी फाइंड इन दिस एज अ ग्रोइंग सिंपथी फॉर द मिडिल क्लास, यानी कैसा एक सिंपथी, सहानुभूति है किनको लेकर के, मिडिल क्लास के लोगों के लिए। पीपल एंड Hawking awakening interest in ballad and other folk literature के ही लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर अब इंटरेस्ट किसमें जग रहा है? बैलेड। बैलेड क्या होता है? ये एक ऐसा सॉन्ग होता है जो इसका ट्रांसमिशन ओरली होता है। प्रायः इसमें कोई राजा की कहानियां, राजकुमारों की कहानियां होती है। बहुत फेमस बैलेड है द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर। किसका है? एस.टी. कॉलरिज का और जॉन कीट्स का कौन सा? ला बेल डेम साइंस मर्सी। अब यहां पे देखिए दी अदर फोक लिटरेचर, और भी जो लोक साहित्य थे उसकी तरफ रुझान होना शुरू होता है। ड्रामा डिक्लाइंड इन दिस पीरियड, इस टाइम में क्या होता है? ड्रामा का पतन हो जाता है। मैंने कल भी आपसे बात की इसको लेकर के कि ड्रामा जो है वो इतना तेजी से उसका पतन होता है कि आगे चल करके सिर्फ वो मॉडर्न एज में यानी 20वीं सेंचुरी में फिर से रिवाइव होता है। लेकिन रिवाइव होता है तो बहुत जोर शोर से, काफी अलग अलग तरीके का ड्रामा पब्लिश होता है उस टाइम में। लेकिन अभी तक आप ये समझ के चलिए कि 1750 से लेकर के और पूरे 1900 तक, 1900 तक, या थोड़ा सा उससे पहले मान लीजिए आप 1880 तक के आसपास या 90 के आसपास, बिल्कुल ही प्लेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लगभग 150 सालों तक प्लेज लिखे ही नहीं जाते हैं और पोएट्री और नॉवेल दो ही डोमिनेंट जानरा थे लिटरेचर के उस टाइम पीरियड तक। लेकिन आगे चल करके 20वीं सेंचुरी में जीबी शॉ, बड़ा नाम, टीएस एलियट, जीबी शॉ, हैरोल्ड पिंटर, और ड्रामा भी कई तरीके का, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड और टीएस एलियट के प्लेज, और कौन से? किचन सिंक ड्रामा, रियलिस्टिक ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, सब कुछ आना स्टार्ट होता है उस टाइम पे। एक भी थिएटर भी वहीं पर आता है। अब आगे देखिए, ड्रामा डिक्लाइन इन दिस पीरियड वी फाइंड द बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। किसका? नॉवेल। एंड द नॉवेल कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड नॉवेला। इसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल थिंग। नॉवेल जो है वो क्या है? नॉवेल इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नॉवेला। नॉवेला को आज हम मानते हैं क्या? एक ऐसी किताब जो 80 से 110 या 120 के आसपास पेजेस की हो, लेकिन उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है उसे हम नॉवेल कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल फ्रॉम दिस पीरियड, मैथ्यू अर्नल्ड सेड। मैथ्यू अर्नल्ड ने क्या कहा? आवर एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी। समझ रहे हैं? आवर एक्सीलेंट एंड इंडिस्पेंसेबल सेंचुरी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया है। राइज ऑफ नॉवेल पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ द 18th सेंचुरी टू इंग्लिश लिटरेचर आर द पीरियोडिकल एसेज एंड द नॉवेल। यानी इस टाइम पीरियड के जो सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर को लेकर के वो क्या है? राइज ऑफ नॉवेल एंड पीरियोडिकल्स। और कहीं ना कहीं पीरियोडिकल्स ही क्या करते हैं? वो नॉवेल के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। कारण क्या है? कि कैरेक्टराइजेशन। नॉवेल्स ने क्या दिया? उन्होंने कैरेक्टराइजेशन रखा। सॉरी, पीरियोडिकल्स ने। कल मैंने आपको बताया था स्पेक्टेटर क्लब में 6 लोग हैं और नॉवेल्स की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो क्या होते हैं? वो कैरेक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। और ये चीज पीरियोडिकल से उनको मिली। ड्रामा डिक्लाइन मोड में है, प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश हो गया है, मिडिल क्लास का ग्रोथ हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के क्या करते हैं? एक ऐसे जानरा को डोमिनेंट बना देते हैं जो आगे चल करके पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर वो एक अहम हिस्सा बन जाता है लोगों की स्टडी का, लोगों की पढ़ाई का। और इंटरेस्ट अगर आपका लगभग होगा तो ज्यादातर करके आप क्या पढ़ना चाहते हैं? नॉवेल्स। एक टाइम होता था, प्रोफेसर राज शर्मा सर बताते थे कि क्या होता था कि यूनिवर्सिटी में हर बच्चे के पास एक नॉवेल हुआ करती थी और अपने खाली समय में वो उसको पढ़ता था। आप हमेशा वर्ड पार को लेकर के परेशान रहते हैं,
आप हमेशा लैंग्वेज को लेकर के परेशान रहते हैं कि आपसे यहां पे गलती हो रही है। स्पेलिंग की गलती इवन आप लोग सिलेक्ट होने के बाद भी करते हैं। और कमियां कहां पर हैं? कमियां यहां पर हैं क्योंकि आपने नॉवेल्स को नहीं पढ़ा या आप नॉवेल्स को नहीं पढ़ते हैं। बेशक अगर आप नॉवेल्स को पढ़िए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो गई। ये मेरी बातें आपको पैराडॉक्सिकल लग सकती हैं कि सर तो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सच बात है। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है ये कि नॉवेल्स को पढ़ने के स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, आपका जो एरिया है थॉट का वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बहुत अच्छी बातें, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आप अपनी राय जो है एकदम से बेबाकी से रखना स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती है। आपकी बहुत सारी ऐसी लाइंस होंगी जहां पर एरर को आपको स्पॉट करना आसान हो जाएगा। आपको रूल नहीं पता लेकिन आप गलती बता देंगे कि यहां पर है। क्यों? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस लेयर में उस नॉवेल की लाइन कहीं ना कहीं बैठी हुई है। कहीं ना कहीं वो स्पेलिंग आपको याद हो रही है कि नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऐसे होना चाहिए। और ये एक दुख की बात है कि आज हम देखते हैं कि किताबों की दुकानों पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबों की दुकानें छोड़ दीजिए, बाकी जहां पर आपको शौकवश जाकर के किताबें खरीदनी है और पढ़ना है, AH व्हीलर्स एंड कंपनी, यूनिवर्सल बुक शॉप, वहां पर आप जाएंगे, इक्का दुक्का आदमी मिलते हैं बस। बौद्धिक वर्ग मर रहा है इस देश का। हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं और उसके बाद एग्जाम जहां हमारा क्वालिफाई हुआ हमने सब कुछ उधर फेंका और उसके बाद पे हम क्या आते हैं, हम पैसे गिनना या दूसरी चीजों में लग जाते हैं। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल जो हुए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो हमारे रहे हैं ट्रेडिशंस में, परंपराओं में, हम लोग जिनको इमुलेट करते हैं वो आज भी पढ़ते हैं। प्रोफेसर सर्वजीत मुखर्जी सर, हमेशा जब भी हम लोग उनके साथ ड्यूटी में करते थे तो वो हमेशा पढ़ते रहते थे पूरे 3 घंटे बैठ करके। अब आप सोचिए कि अगर वो हमारे टीचर्स होकर के, हमारे मेंटोर्स होकर के वो इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोफेसर इलाज शर्मा सर की बातें हैं कि जो है आपकी लाइफ वो क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट वाटर के जैसी हो जाएगी अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो, नॉवेल्स को पढ़ना आप छोड़ देंगे तो। और वाटर जहां स्टैग्नेंट हुआ वहां पे काई लगना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए काई नहीं लगने देना है। हमेशा बहता हुआ पानी ही हमेशा स्वच्छ रहता है, इसलिए पढ़ते रहना। जाइए उन किताबों को एक्सप्लोर करिए, पढ़िए। नहीं समझ में आएगा मैं मानता हूं, लेकिन फिर से पढ़िए दोबारा। एक टाइम आएगा जहां पर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हुई, जहां पर आपके थॉट्स डेवलप होना शुरू हुए, फिर उसी नॉवेल की लाइन को आप इतना अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ, अच्छा ये ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। और जिसने आपने करना सीख लिया उसने आपकी पढ़ाई जो है वो सफल हो जाती है। लेकिन हमेशा याद रखना है बैकन की लाइन, रीड बट नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट। पढ़िए लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन करने के लिए नहीं, बहस करने के लिए नहीं। बहस करिए, कोई बात अच्छी नहीं, आर्गुमेंट मत करिए, डिस्कशन करिए, परिचर्चा करिए। वो पढ़ाई का सही मायना होता है। कर लेंगे आप सब, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर दुनिया में जो भी चीजें होती हैं और जो बेहतरीन चीजें हुई या लोग जो करके गए हुए हैं वो कोई बहुत विरले नहीं थे। ऐसा नहीं था हम ही आपके बीच से आए थे, वो बस हम लोग जैसे मेहनत किए निकल गए। आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी निकल जाएंगे एक समय पे। आइए चलते हैं आगे। Essays and novel, neither of these had any classical precedent. इन दोनों का, चाहे वो एसेज हो चाहे वो नॉवेल्स हो, इनका कोई भी क्लासिकल प्रेसिडेंट नहीं था। यानी कि पुराने जमाने में जब से लिटरेचर स्टार्ट हुआ तब इनका कोई भी यहां पे प्रेसिडेंट नहीं है। ये क्या है, नई चीजें हैं। बोथ ऑफ देम वर प्रोज फॉर्म्स एंड eminently suited to the genius of the men and women of the period and tried to make them lead a purposeful and virtuous life. ये दोनों जो चीजें थी उस समय के मेल और फीमेल दोनों को, उनकी लाइफ को लेकर के, ठीक है, उनको टारगेट किया और रियलिज्म को दिखाया। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे नॉवेल्स जो पब्लिश हुए ये रियलिस्टिक आइडियोलॉजी को लेकर के बने हुए थे और उन्होंने उनको एक वर्चुअस लाइफ, एक बेहतरीन जिंदगी और कैसी पर्पसफुल जिंदगी जीने की सोच भी दी। आगे देखिए, द 18th सेंचुरी, 18वीं जो शताब्दी है, इज नोन इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फॉर द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। किसके लिए? मिडिल क्लासेस के लिए जो है जानी जाती है
इट वॉज इमीडिएटली आफ्टर 1740, 1740 के बहुत जल्द बाद ही दैट द इंग्लिश नॉवेल सडनली अरोज फ्रॉम द लोअर फॉर्म्स एंड केम टू एम्बॉडी एज नो अदर लिटरेरी फॉर्म्स डिड, यानी एमर्ज होता है इतनी बेहतरीन तरीके से कि अभी तक कोई इतना फॉर्म डोमिनेंट ही नहीं था लिटरेचर का। अब आगे देखिए, इट बिकेम द स्पिरिट ऑफ द एज, ये क्या हो गया, ये इस एज की स्पिरिट बन गया। द ग्लोरियस वर्क्स ऑफ सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग वर फॉलोड बाय टू अदर मेजर नॉवेलिस्ट, टोबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। नाम याद रखिएगा चारों, कौन कौन से, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट और अगला कौन सा है, लॉरेंस स्टर्न। चार हैं, इन्हीं को कहा जाता है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल इन्हीं को ही कहा जाता है। इंग्लैंड वॉज देन बिकमिंग अ कंट्री ऑफ स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स, ये छोटे बड़े व्यवसायियों का देश बन रहा था, शॉपकीपर्स और दुकानदारों का। एंड दे टुक लिटिल इंटरेस्ट इन द एग्जेजरेटेड रोमांस, यानी बढ़ा चढ़ा करके जो आपको बहुत ऐसी बातें बताया जाए जिन पर यकीन ही ना हो, इन सब में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट अब नहीं रह गया था। और क्या देखिए, ऑफ इम्पॉसिबल हीरो, और क्या, ऐसी चीजें जो मुमकिन ही ना हो, तो इन सब चीजों पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये ऐसा लिटरेचर, ऐसा वर्क प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि क्या था, हमेशा से माना गया कि उसमें वास्तविकता की झलक मिल रही है। अब देखिए, द नॉवेल केम इन वोग, वो का मतलब फैशन में, चलन में आता क्यों है, देखिए, क्योंकि मिडिल क्लास वाज राइजिंग, मिडिल क्लास राइजिंग मतलब वो ऊपर उठ रही थी। और क्या है, रियलिज्म बिकेम प्रिवेलेंट, वास्तविकता जो थी वो अब प्रभावी हो गई थी। ड्रामा वॉज इन डिक्लाइन मोड, ड्रामा हमेशा क्या था, वो डिक्लाइन मोड में था, हमेशा नहीं, मतलब अब जाके क्या हुआ, ड्रामा वो डिक्लाइन मोड में आ जाता है। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों के अलावा, द नॉवेल गेव मोर फ्रीडम टू द राइटर्स ऑफ द एज, क्या किया, जो नॉवेल है उसने अत्यधिक आजादी दी, फ्रीडम टू द राइटर्स ऑफ द एज फ्रॉम द क्लासिकल रेस्ट्रिक्शंस, यानी क्लासिकल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें क्या हुआ, यानी कि जो पूरा का पूरा यहां प्यूरिटन्स का कॉन्सेप्ट था, उस चीज से आजादी नॉवेल्स ने दिलाई इस एज के जो राइटिंग थी उनको। और आगे चल करके नॉवेल बहुत ही पॉपुलर होता है, ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे जाते हैं कि उनको पढ़ने के बाद इंसान अपने आप को महसूस कर रहा था उनके बीच का बना हुआ। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आपसे बात की, ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी को लेकर के। अभी हमने स्टार्ट किया इस एज को और हमने आपको टाइमलाइन और थोड़ा सा नॉवेल्स के बारे में बताया, किस तरीके से इनकी शुरुआत होती है और कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो इसमें प्रभावी होते हैं। तो मिलते हैं अपनी अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम आपसे बात करेंगे जो नॉवेलिस्ट हैं इस एज के उनके बारे में, और जो अन्य लिटरेचर इस एज में आता है उसको लेकर के। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर अपने कमेंट और लाइक के जरिए बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।